हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी स्केल 3 के लिए। ठीक है, स्केल 3 का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे उसके कट ऑफ की। ठीक है, कट ऑफ से आपको ये पता चलेगा कि हमको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए ताकि हम उससे कट ऑफ को एनालिसिस करके आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी। ठीक है, पहली चीज़ एग्ज़ाम स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी सेट करनी होगी। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, उसको लेकर के पहली बात। दूसरी बात, जो स्केल 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने स्केल 2 दिया है और वो अब स्केल 3 का देने जा रहे हैं, उनके लिए भी मैं कंपेयर करके बताऊंगा ताकि उन्हें एनालाइज हो सके कि स्केल 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उन्हें अपना किस तरह से प्लान करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्केल 2 कैंडिडेट्स के लिए जो दे चुके हैं और स्केल 3 के लिए जो फ्रेशली देने जा रहे हैं डायरेक्ट स्केल 3, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ पांडे है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और मेरे हर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के सौरभ पांडे ऑफिशियल चैनल पर मिल जाएगी। आप मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं तो knowledge.in पर जाइए और आरआरबी जीबीओ स्केल 2 स्केल 3 कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो नॉलेजिस्ट ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी कोर्स को इनरोल कर सकते हैं और कुछ फ्री वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ हम आपको कुछ और बताते हैं। जीबीओ 21 के लिए स्पेशल बैच चल रहा है हमारा, यानी कि स्पेशल एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें आपको अपडेट मिलता रहेगा, और स्पेशल बैच भी चल रहा है ऑफ कोर्स, जिनमें हमारे एजुकेटर्स जो है वो पढ़ा रहे हैं। आप उनको ज्वाइन करें, उनमें इनरोल करें और यहाँ पर ज़रूर इन्वॉल्व हो जाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। चलिए बात करते हैं आपके मुद्दे की। जी हाँ, स्केल 2 और 3 का जो स्टैंडर्ड डेडलाइन है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैंने जीबीओ में भी बताया है, ये आपकी डेडलाइन है। ठीक है, 25 सितंबर। हो सकता है कि बढ़े या हो सकता है ना बढ़े, लेकिन आपको बढ़ने और घटने में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन 25 सितंबर एज द डेडलाइन ऑफ योर एग्जाम। ओके, इस मोटिवेशन से चलना है कि मुझे 25 सितंबर को एग्ज़ाम देना है और उसके हिसाब से ही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को, अपने क्वेश्चंस को, अपने एसटीज़ को प्रिपेयर करें, स्पीड टेस्ट को दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सकें और एक बढ़िया मार्क्स ले आ सकें। आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। आगे हम बात करेंगे कि स्केल 2 में और स्केल 3 में क्या डिफरेंस है। खैर, आपको मैंने डेडलाइन बता दी। ये है आपके सामने इस बार का कट ऑफ। ठीक है, जो आया 3 फरवरी 2021 को। ठीक है, 3 फरवरी 2021 को आता है। स्केल 3 वालों का जरा कट ऑफ देखते हैं। स्केल 3 वालों का अगर हम कट ऑफ देखें तो आपको क्या लगेगा, आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम जनरल कट ऑफ की बात करें तो ये रहा आपका जनरल कट ऑफ। ओके, देखिए 51.18 ये फाइनल कट ऑफ है इस बार का, ये फाइनल कट ऑफ है। ओके, नाउ ईडब्ल्यूएस का आपको कट ऑफ दिख रहा है 46.88, ये फाइनल कट ऑफ है स्केल 3 वालों के लिए। ठीक इसी तरह ओबीसी का आपने देखा 47.70 फाइनल कट ऑफ। ओके, यानी कि ये रिटन प्लस इंटरव्यू के बाद का कट ऑफ है, यानी कि ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरह से अगर हम एसटी की बात करें तो ये 44.50 है और एससी की बात करें तो ये 41.72 है। मैं ऐसे दिखा करके आपको बताना क्या चाह रहा हूं, आप देख रहे होंगे ये है आपका, मुझे फाइनल डेटा नहीं मिल पाया था 2018 का, बट बहुत मुश्किल से ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है। आपको बहुत रेयर कंटेंट मिल रहा है। आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको इससे भी बढ़िया कंटेंट मिलेगा। ठीक है, खैर देखिए 2018 का आप रिटन कट ऑफ देख रहे हैं 73.38 था। मैं सिर्फ स्केल 3 वालों के लिए अभी बात कर रहा हूँ। रिटन कट ऑफ 73.38 था। 2019 में 83.94 हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 2019 का पेपर थोड़ा सा इजी आया था। नाउ 2020 में ये 74.919 हो गया।
आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग रहा होगा कि अगर आपको रिटर्न निकालना है तो ऑलमोस्ट 90 प्लस चाहिए, ठीक है। अगर आप 90 प्लस लाते हो तो आप श्योर शॉट रहो कि आपका रिटर्न निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ कट ऑफ निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन के लिए आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, स्केल 2 वाले जो हैं, जो जिनका 90 प्लस रहता है, तो वो सेफ साइड हो जाते हैं। किसके लिए? सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यही डिफरेंस है स्केल 2 में और स्केल 3 में। जो मेजर डिफरेंस है, देखिए पेपर जो आता है वो बहुत अलग नहीं होता है स्केल 2 का या स्केल 3 का। जो पेपर होता है वो बहुत अलग नहीं होता है, ठीक है। स्केल 2 का पेपर थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 19-20 का डिफरेंस होता है। स्केल 2 में आपका समझिए अगर 90% है तो यहाँ 100%, यही डिफ़िकल्टी लेवल है, ओके। 90% डिफ़िकल्ट अगर ये है तो 100% डिफ़िकल्ट लेवल है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 10-20% के डिफ़िकल्टी लेवल का डिफरेंस है सिर्फ। दूसरी चीज़, डिफ़िकल्टी होती कहाँ है? डिफ़िकल्टी आपकी आती है आपके रिटन कट ऑफ में, ठीक है। स्केल 2 का जो कट ऑफ जाता है वो कम जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा 68, रिटन कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ, 68, 55, ठीक है। या ऐसे ही कट ऑफ जाते हैं 62, ओके। इस तरह के कट ऑफ जाते हैं आपके, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? फाइनल कट ऑफ भी जब, जाहिर सी बात है, जब रिटर्न अधिक जाएगा तो फाइनल कट ऑफ भी अधिक जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा लास्ट कट ऑफ हमारा 51.18 है, 52.58 जो है 2019 में था। नाउ अनदर पॉइंट इज सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट आता है? सेम वही सारी चीज़ें हैं, मैंने कहा कुछ खास नहीं पूछता है। क्या पूछता है? वही रीजनिंग पूछता है जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर वही पूछता है जो 40 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर मैं आपको कंपैरेटिवली बताते चल रहा हूँ, स्केल 2 जिन्होंने दिया है उनके लिए मैं बता दूँ, स्केल 2 से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस स्केल 2 में आते हैं लगभग वैसे ही क्वेश्चंस, या कह लें कि सिर्फ 10% अधिक हार्डनेस के साथ आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के भी वही होते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ बैंकिंग थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। बैंकिंग थोड़ा डीप साइड में जाते हैं बैंकिंग के, ठीक है। बैंकिंग में थोड़ा डीप डाइव लगाते हैं और वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सेक्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके लिए, ठीक है। सेक्शनल क्वेश्चंस जो है कि ये कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा सेक्शन है, ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़ा यहाँ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जबकि स्केल 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं उनके लिए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो बैंकिंग का जो डीप डाइव लगाते हैं वो स्केल 3 में लगाते हैं, स्केल 2 में थोड़ा कम होता है। ये एक मेजर डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज की, दोनों चीज़ का टफनेस लेवल वही होता है जो स्केल 2 में होता है, ठीक है। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, जाहिर सी बात है इसमें भी वैसे ही DI आते हैं जैसे कि स्केल 2 में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का है? डिफरेंस है आपका कट ऑफ का। रिटन कट ऑफ इसकी हाई जाती है, ओके, और इसकी फाइनल कट ऑफ भी हाई जाती है एज कंपेयर टू स्केल 2। आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब आपको जो प्लान करना है, चलिए आपको जो प्लान करना है वो आपको क्या प्लान करना है? स्केल 2 अगर हम बात करें स्केल 2 की, और फिर बात कर लें स्केल 3 की, ठीक है। स्केल 2 और स्केल 3 की अगर हम बात करें तो अगर स्केल 2 का 90 प्लस वाला बंदा सेफ साइड है तो जाहिर सी बात है 110 प्लस वाला बंदा इसमें सेफ साइड है। ये आपको सोच के चलना होगा और ये आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। यानी कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मुझे 110 प्लस लाना है, इससे नीचे जाना ही नहीं है, ठीक है, ताकि उससे मेरा रिटन कट ऑफ और इवन उसके साथ साथ मेरा सिलेक्शन भी फिक्स हो जाए। बहुत सीरियस बात है और बहुत सीरियसली इसको लीजिएगा। मैं कोई जोक नहीं कर रहा हूँ, डीप डाइव लगा करके आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें सारी क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ये हो गई, आपने जो समझा कि मुझे लाना कितना है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्केल 3 वालों के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस। जो थोड़ा सबसे अलग सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको क्या करना है? फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपको बैंकिंग का एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। कौन से सेक्शंस हैं? सेक्शंस का एक बाकायदा आपको एक लिस्ट बनानी है और उसको पढ़ना है। अगर आप नहीं बनाते हो तो मैं डे आफ्टर कुछ समय बाद मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। सेक्शंस जानना बहुत ज़रूरी है।
इसके लिए आपको इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चंस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी और भी जो फाइनेंशियल से रिलेटेड अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस ये भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं आता है। बैंकिंग स्टैटिक भी आते हैं और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आते हैं। इसकी मैं पूरी लिस्ट ले आऊँगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अगली वीडियो में या आने वाली कुछ वीडियो के अंदर मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूँ जिससे आपको ये पता चले कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो स्केल 2 में और स्केल 3 में पढ़ने चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तभी मैं लाऊंगा। अगर मुझे कमेंट मिलते हैं कि उन्हें मुझे टॉपिक्स चाहिए, देन मैं इस टॉपिक का एक वीडियो बना दूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके लिए ये भी बता दूं कि फाइनेंशियल अवेयरनेस को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। कभी कभी फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि एक तरह का फाइनेंशियल अवेयरनेस आता है, ठीक है। IBPS इसमें भी फ्लक्चुएशंस करता है, ठीक है। जैसे कभी क्या करेगा, कभी बैंकिंग पार्ट को बढ़ा देगा, ठीक है, कभी बैंकिंग अवेयरनेस को बढ़ा देगा तो कभी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ा देगा। आई होप आप बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस समझ रहे होंगे। यानी कि ये बैंकिंग का जो स्टैटिक पोर्शन होता है कभी कभी वो बढ़ जाता है और कभी कभी बैंकिंग का जो फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि करंट पोर्शन होता है वो बढ़ा दिया जाता है। ये मैं स्केल 2 और स्केल 3 दोनों के लिए बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी चीज़ आपको एक पैटर्न में देखने को मिलती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख करके पढ़ाई करनी होगी। यानी कि गधों की तरह बैठ करके सब उठा करके नहीं पढ़ लेना है। पढ़ना है कैसे, एक स्ट्रेटजी और एक प्रॉपर फंडे के साथ पढ़ना है, ठीक है। लेबर 2 लोग करते हैं, दोनों में अंतर होता है। एक सिर्फ लेबर करता है और एक स्मार्ट लेबर करता है। एक सिर्फ स्टडी करता है और एक स्मार्ट स्टडी करता है। दोनों में अंतर है, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी आप लोग जो लोग ये चीज़ का वेट कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तो पढ़ेंगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोर्सेज को कंप्लीट कर लेना चाहिए। जितने जल्दी आप कोर्स को कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेजर पार्ट आपका ये है, आपका प्रिपरेशन मेजर पार्ट नहीं है। आपका जो मेजर पार्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है वो है टेस्ट। जब आप टेस्ट में बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। थोड़ी सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रीजनिंग में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलोलिज्म से हो सकता है 3 क्वेश्चन आए या हो सकता है 5 क्वेश्चन आए। कभी 3 आते हैं, कभी 5 आते हैं और कभी बिल्कुल नहीं आते हैं। ये याद रखिएगा, ये वेरिएट करता रहता है। जो वेरिएट नहीं करता है वो है आपका पजल। श्योर शॉट है आपका पजल तो आएगा ही आएगा, 4 या 3 पजल तो आने ही आने हैं, एक चीज़। दूसरी, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आई होप 5, कभी कभी 8 डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस 5 से 8 वेरी करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा हुआ तो क्या, जैसे डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस में आपके स्केल 2 और स्केल 3 दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस जैसे कि असर्शन रीज़न आ गया आपका, ठीक है, कि ये असर्शन है, ये क्या रीज़न होगा इसका, ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, परिणाम, इसका क्या परिणाम होगा, ठीक है, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो असर्शन रीज़न वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको फोकस करना चाहिए। पजल, जाहिर सी बात है, पजल आप हमेशा लड़ते रहते हैं पजल से, तो पजल तो आपके लिए एक मोस्ट कॉमन विलन है ही, ठीक है। कुछ और जो कह लेते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आ गए या इनपुट आउटपुट आ गया। इनपुट आउट भी वेरिएट करता है, कभी इनपुट आउटपुट आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन आता है तो सीधे 5 मार्क्स दे के जाएगा आपको। इससे नीचे इनपुट आउटपुट जल्दी नहीं आता है। कोडिंग डिकोडिंग कभी 3 तो कभी 5, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो लेटेस्ट पैटर्न पीओ के पैटर्न है वो स्केल 2 में और स्केल 3 में फॉलो नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। स्केल 2 और स्केल 3 में जो लेटेस्ट पैटर्न होते हैं रीजनिंग के, ठीक है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे जो एक्सपेरिमेंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं। आपको जो पुराने पैटर्न्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हार्डनेस नहीं देखनी है, आपको हार्डनेस लेवल रखनी है अधिक से अधिक, लेकिन स्केल 2 और स्केल 3 में पुराने पैटर्न ही फॉलो होते हैं। कोई नए पैटर्न का पजल नहीं आता है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटेड पजल्स होते हैं वो नहीं आते हैं, ठीक है। उनमें से जो समझिए कि अभी जो पीओ में चल रहा है,
ठीक है, वो आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, आपसे कैसा पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है सपोज़ कीजिए 2017 की तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 2018 में जो क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है जो 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछ दिया जाएगा, नहीं, लेकिन 2018 में जो पीओ में पजल का लेवल था उस तरह के पजल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो स्केल 2 स्केल 3 में एक्सपेरिमेंटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं या नए मॉडल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसके, हाँ, अब बात करें अगर हम मैथ की। आई होप आपको रीजनिंग का एरिया पता चल गया होगा कि किस किस एरिया में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसकी हम बाकायदा आपको एक लिस्ट दे देंगे, लेकिन उसके पहले आपको कमेंट जरूर करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर इस पर मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसके लिए एक प्रॉपर लिस्ट लेके आऊँगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए एक और बात बता दूँ, अब मैं थोड़ा मैथ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, या हम कहें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ में आपको करना क्या है, देखिए डीआई, यहाँ थोड़ा सा आपको एक डीआई तो पक्का आपको नए पैटर्न का मिलेगा। ठीक है, डीआई में थोड़ा बहुत इन लोगों का एक्सपेरिमेंट चलता है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड लेवल की डीआई नहीं है, बहुत एकदम नए तरह का नहीं होगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चंस होंगे जो आपको एक ज़रूर मिलेगा। यानी कि 4 डीआई आएंगे जिसमें से कम एक हार्ड होगा, 2 मॉडरेट होगा और 1 ईजी होगा। ओके, इसी तरह का लेवल रहने वाला है आपका। ठीक है, तो इसमें आपको क्रैक करना होगा। और बताऊं अगर मैं, तो ये तो हो गया आपके 20 क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी के 20 क्वेश्चंस में क्या है आपके, बाकी के 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक को हो गए। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो हो सकता है क्या, 1 क्वेश्चन तो श्योर शॉट आपको मिसलिनियस मैं नहीं बोल सकता, 1 क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री एरिया से मिल जाता है, मेंस्ट्रुएशन। ओके, 1 क्वेश्चन आपको मेंस्ट्रुएशन से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ट्रायंगल या कोन, ठीक है, स्फेयर, ये सारे के फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप पुट करेंगे और निकल जाएगा। ठीक है, 1-2 फॉर्मूले पुट करने पर निकल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। अरिथमेटिक हो गया और ये आपका हो गया, यानी कि 30 क्वेश्चंस तो हो गए आपके। ओके, 30 क्वेश्चंस में आपने देखा डीआई और अरिथमेटिक, बचे 10 क्वेश्चन और। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन में क्या आता है आपका, देखिए ये 10 क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन के आसपास लगभग आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका समझिए कि 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सीरीज। ओके, सीरीज में कौन से टाइप के सीरीज, 2 तरह की सीरीज होती है, एक होती है रॉन्ग सीरीज और एक होती है गैप वाली सीरीज। आई होप आपको पता होगा। तो इसमें ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो रॉन्ग सीरीज़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रॉन्ग सीरीज़ थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट माना जाता है, तो रॉन्ग सीरीज़ आपके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके जाहिर सी बात है आएंगे, तो 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 क्वेश्चन सीरीज़ और डीआई हो गया। इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप स्केल 2 और स्केल 3 दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, डीआई में से कम आप 2 या 3 ओके डीआई बना लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें और साथ ही साथ रॉन्ग सीरीज टच कर दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप सही से करेंगे, या कहें कि अगर आप वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप 5 के 5 बना लेंगे। ठीक है, नॉलेजिस्ट की वीडियोस को फॉलो कीजिए, 5 के 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डन। ठीक है, एक बहुत शॉर्ट तरीका है। कभी कभी मैं इधर उधर टॉपिक से जब भटक जाऊंगा तो मैं इस टॉपिक में भी आपको समझा दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट और बहुत ही शॉर्टकट तरीका क्या है, किस तरह निकालते हैं। वैसे तो सर आपको जो ट्रिक बताएंगे वो एनफ होगा आपके लिए, फिर भी एक ऑप्शनल अगर आप चाहें तो उस ट्रिक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर वो आगे की चीज़ है। दूसरी चीज़ रॉन्ग सीरीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ये 2 चीज़ की तो बहुत प्रैक्टिस कीजिए ताकि विद इन अ सेकेंड बने। अगर आप ये 2 कर लेते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे नंबर दे के जाएगा। आप समझ सकते हैं 5 और 5 10 मार्क्स तो यूं ही हो जाएंगे विद इन अ मिनट। ठीक है, जो आपको एफर्ट लगाना होगा डीआई में लगाना होगा और आपके अच्छे खासे कट ऑफ मैथ में निकल आएंगे। चलिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश की अगर हम बात करें, और साथ ही साथ हम कंप्यूटर भी लेके चलते हैं। देखिए कंप्यूटर में आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेटवर्किंग ज़रूर पढ़िए, डीबीएमएस ज़रूर पढ़िए,
ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही दो पढ़िएगा, ये दोनों बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। बाकी सब्जेक्ट्स को अगर आप थोड़ा लाइटली पढ़ते हैं तो वो चीज़ें याद रहने वाली हैं, लेकिन इनको बहुत अच्छी तरह से डीप डाइव करके पढ़िएगा। चलिए, हाँ, जो एक्सेल होता है, सॉरी, एमएस ऑफिस के कुछ शॉर्टकट्स, ठीक है, एमएस ऑफिस के कुछ ऑपरेशंस, ये भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ हिंदी इंग्लिश की अगर हम बात करें तो हिंदी में और इंग्लिश में जाहिर सी बात है सबसे पहले मैं जोर देता हूँ, या मैं कहूँगा आपको सबसे पहले दोनों में वोकैब जानना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश की वोकैब और हिंदी की वोकैब। नाउ इंग्लिश में आपके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हिंदी में भी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी में ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हिंदी ग्रामर इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है। जो हिंदी के लिए यूज टू हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है, उनका जो यूज टू है वो क्या करेंगे, वो प्रैक्टिस करें तो ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हिंदी के लिए तो खैर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझाता रहूँगा कि आपको किस तरह करना है। मेरी हिंदी की 2 वीडियो आ चुकी है, स्ट्रेटजी और एक क्लोज टेस्ट, ज़रूर देखिएगा उसे, उससे आपको कुछ अंदाज़ा लगेगा, ठीक है। आई होप आपको क्वांटिटी और कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में पुटअप कीजिए, और मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, सौरभ पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल नॉलेजेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।